हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनेंगे, हम उस सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पर खोला गया है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही हो तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये 3D प्रिंटेड स्कूल है। ध्यान रखिएगा, एक है आपका पहला AI स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था केरल के अंदर, ठीक है। और ये है आपका 3D प्रिंटेड स्कूल। तो 3D प्रिंटेड स्कूल की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोला गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर के अंदर एक पाचीन गांव है। क्या है? पाचीन गांव, वहीं पर खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर बात हो रही है ना 3D प्रिंटेड स्कूल की, तो कुछ इंपॉर्टेंट 3D प्रिंटेड स्कूल की चर्चा करते हैं यहाँ पर। जैसे बात करें अगर, तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, एब्रा एक इलेक्ट्रिक बोट है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक बोट है। इसका परीक्षण अभी दुबई में हुआ है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद, तो सऊदी अरब के जेद्दा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर अगर पूछा जाए तो तेलंगाना, भारत के अंदर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट की बात करें तो टेरन रिलेटिविटी स्पेस, जो कि US के अंदर है ना। फिर भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस, आपको ध्यान रखना है। 3D प्रिंटेड डाकघर की बात करें, भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, बेंगलुरु। भारत का 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, कॉर्निया यानी जो आँख के अंदर कॉर्निया होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद का नाम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको 3D प्रिंटेड से ध्यान रखना है। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ, वो कौन थे? ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंशुमान गायकवाड़ जो हैं ये कौन हैं, इनका भी हाल ही में हुआ है निधन। तो बात करें अंशुमान गायकवाड़ की, तो यहाँ पे अंशुमान गायकवाड़ को आप देख रहे हैं, पीछे BCCI भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप समझ गए होंगे कि ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। अंशुमान गायकवाड़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि अंशुमान गायकवाड़ जो है ये भारतीय क्रिकेटर थे, है ना। क्रिकेटर के साथ साथ ये कोच भी रह चुके हैं और चयनकर्ता भी रह चुके हैं। वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जो वडोदरा है, वहाँ पर कैंसर से इनकी 71 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। बात करें अगर यहाँ पर कि जो अंशुमान गायकवाड़ हैं, तो इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच और 15 ODI यानी वनडे मैच खेल रखे हैं। इनकी एक बुक बड़ी फेमस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली बुक है ना, जो कवर पेज आप देख रहे हैं, ये बुक बड़ी फेमस है। आदित्य भूषण ने इस पुस्तक को लिखा था, और ये बुक जो है, ये आपको ध्यान रखना है, अंशुमान गायकवाड़ की कहानी है एक तरह से, ठीक है, उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? गट्स, एमाइट, ब्लड बाथ, द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। यहीं पे बात करें अगर अंशुमान की, तो CK नायडू ट्रॉफी का नाम आपको ध्यान रखना है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी, है ना। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड BCCI के द्वारा किसी भी पूर्व खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। अभी 2018 में ये पुरस्कार अंशुमान गायकवाड़ को दिया गया था। अगर पूछा जाए वर्तमान में किसको दिया गया है अभी हाल ही में, तो 2023 वाला जो है वो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फारूक इंजीनियर को, और ये आप देख रहे हैं रवि शास्त्री को, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हाल ही में जो इम्पोर्टेंट कुछ निधन आपको रिकॉल करवा दिया जाता है ना। हमजा हाज का नाम ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, हाल ही में निधन हुआ है। इस्माइल हानिया का नाम आपको ध्यान रखना है, हमास के राजनीतिक प्रमुख है, और इनका भी हाल ही में ईरान जो है, ईरान की राजधानी जो तेहरान है, वहाँ पर इनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। थीरू मास्टर मंथन का नाम आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के पूर्व सांसद रह चुके हैं। फादर फ्रांसीसी डिब्रिटो का नाम ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं, है ना। लेकिन नाम इनका फादर फ्रांसीसी डिब्रिटो, थोड़ा सा नाम इनका अंग्रेजों जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मराठी लेखक हैं, है ना, महाराष्ट्र के हैं, मराठी लेखक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। फिर बात करें CT कुरियन की, तो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे,
पी चंद्रशेखर की बात करें तो प्रसिद्ध समाचार संपादक थे ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह की बात करें अगर तो ये हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हर साल मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है, तो अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, ये इस बार की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। 120 से भी अधिक देशों में इस दिवस को मनाया गया है। ठीक है, अभी ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर हम। जैसे बात करें मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अगर बात करें मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की तो 1 अगस्त 2019, आपको ये डेट ध्यान रखना है, 1 अगस्त 2019 को भारत में 3 तलाक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया था। क्या किया गया था, अवैध घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, यानी 3 तलाक के विरुद्ध जो है कानून लाया गया था 1 अगस्त को, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। आपने WWW का नाम सुना होगा, उसी की फुल फॉर्म है ना। इंटरनेट पर जितनी भी जानकारियाँ होती सब यहीं पर इकट्ठी रहती हैं। WWE की जो खोज है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने की थी, तो 1989 में आपको ध्यान रखना है टिम बर्नर्स ली का नाम, किसका, टिम बर्नर्स ली का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने खोज की थी WWW की, है ना। फिर एक दिवस आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। एक इम्पॉर्टेंट दिवस और है वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस, यानी फेफड़ों के कैंसर दिवस की बात कर रहे हैं, है ना। एक आपको ध्यान रखना है विश्व फिनटेक दिवस। ये सारे दिवस जो है ये आपके 1 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के MD कौन बनाए गए हैं, तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास बैंक की। इसके अभी हाल ही में जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संजय शुक्ला बनाए गए हैं। कौन, संजय शुक्ला नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे बात करें NHB की, तो NHB की जो स्थापना होती है वो 1988 में 1988 में होती है, और जो इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये आप संजय शुक्ला जी को देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें रिकॉल कीजिए। अनीता अंबानी की बात करें तो ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है उसकी सदस्य बनाई गई हैं। प्रीति सूदन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, UPSC की अध्यक्ष बनाई गई हैं। मनोज मित्तल भी आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, CDB के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पे बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जो भी हाल ही में हुए हैं, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। KV सुब्रमण्यम की बात करें तो फेडरल बैंक के MD बनाए गए हैं। सान्या मल्होत्रा की बात करें तो HMD की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। रॉबर्ट मेत्सोला की बात करें, रॉबर्ट मेत्सोला जो है ये माल्टा देश से हैं। कहाँ से, माल्टा देश से हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर माल्टा देश से हैं ये, और ध्यान रखिएगा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बनाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन PM मोदी ने किया है। बात करें यहाँ पर तो एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर, इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप यहाँ पे राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी जी को देख रहे हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और पहली प्रति जो है वो किसको भेंट की है, तो नरेंद्र मोदी जी को भेंट की है, और नरेंद्र मोदी जी ने ही इनकी पुस्तक का विमोचन किया है। तो परिमल नाथवानी का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एशियाई शेरों के लिए एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है जो गुजरात के अंदर स्थित है। उस नेशनल पार्क का नाम आपको ध्यान रखना है, गिर नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना? देखिए, एल्युमिनियम उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा देश, मतलब पहला कौन सा है, ध्यान रखिएगा, पहला तो है आपका चीन, दूसरा जो बना है वो आपका भारत बना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। भारत ने रूस को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया है, आप ये समझिए, है ना। अभी हाल ही में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एल्युमिनियम उत्पादक देशों के साथ साथ भारत के कुछ और खनिजों की जो है रैंकिंग बढ़ी है। जैसे बात करें एल्युमिनियम में तो दूसरे स्थान पर आया ही है। लौह अयस्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क के मामले में भी भारत की रैंकिंग जो है चौथे नंबर पे है। और अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर के मामले में भी भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आया है। तो कुछ खनिज उत्पादन जो है वो बढ़ा है भारत का, उसी की रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत जो है एल्युमिनियम उत्पादक दूसरा देश बन गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले कुछ एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे एल्युमिनियम से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो AL आपको ध्यान रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह। परमाणु संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे परमाणु संख्या एल्युमिनियम का 13 होता है। वहीं पे आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज कब और किसने की थी, तो एल्युमिनियम की खोज 1825 में हुई थी। और किसने की थी? H. ऑस्टेड ने। किसने की थी? H. ऑस्टेड का नाम आपको ध्यान रखना है ना। H. ऑस्टेड ने जो है इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क की बात कर लेते हैं जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है बॉक्साइट का, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बॉक्साइट जो है ये अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम इससे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो क्रायोलाइट का नाम ध्यान रख सकते हैं आप। क्रायोलाइट के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एक फेल्सपार ध्यान रखना है, एक कोरंडम ध्यान रखिएगा, कोरंडम भी पूछा जाता है ना, कोरंडम ध्यान रखना है। चलिए, ये सारे अयस्क ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। प्रमुख खनिज उत्पादक देशों की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एकदम अपडेटेड है 2024 तक का, है ना, अभी लेटेस्ट एकदम अपडेट करके आया गया है। इसमें कुछ प्रमुख खनिज हैं जिसमें हमेशा पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन है उत्पादन में, या फिर शीर्ष पे कौन है। तो अगर हम बात करें तो तांबा के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी चिली है। लोहे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है। कोयले की बात करें तो चीन जो है वो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। हीरे का उत्पादन जो है वो रूस सबसे ज़्यादा करता है। चीन जो है वो सोने का भी उत्पादन करता है। देखिए, चीन की बात करें तो चीन जो है कोयला, सोना और आपको एल्युमिनियम तीनों में आगे है। चांदी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है। कच्चा तेल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका इसमें सबसे अग्रणी है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो रूस का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम तरंग शक्ति अभ्यास की बात कर रहे हैं तो ये भारत का पहली बार आयोजन किया जा रहा है भारत में, है ना। ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 से अधिक राष्ट्र पार्टिसिपेट करते हैं। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो 2023 में ये युद्ध अभ्यास होने वाला था, लेकिन ये आयोजित नहीं हो सका। तो अभी 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारत पहली बार इसका आयोजन कर रहा है ना। इसका आयोजन पहली बार हो भी रहा है। भारत ने इसके अंदर 51 देशों को इनवाइट किया था, जिसके अंदर से 30 देशों ने भाग लिए हैं और 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से पूर्णतः भाग लिया है, अपने लड़ाकू विमान के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ भाग लिया है ना, पार्टिसिपेट किया है। बाकी के जो देश हैं वो सिर्फ पर्यवेक्षक की तरह यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बात करते हैं, इसका जो आयोजन है 2 चरण में किया जाएगा। तमिलनाडु और राजस्थान दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। पहले चरण में तमिलनाडु में, दूसरे चरण में राजस्थान में। यहाँ पर देखिए, पहले चरण का आयोजन कब से कब किया जाएगा, तो 2 चरण में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में तमिलनाडु के सुलार में 6 से लेकर के 14 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि दूसरे चरण का जो आयोजन है वो राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक किया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, जो अभी आप लोगों ने 2024 में अभी लेटेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक युद्ध अभ्यास है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट की बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जो मंगोलिया में आयोजित किया गया।
पिच ब्लैक 2024 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। बिरलेस्टिक की बात करिए, देखिए बिरलेस्टिक है ना, बिरलेस्टिक 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था, ये भी बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये उमरोई मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया था और ये भारत और मंगोलिया का युद्धाभ्यास है, ये बहुराष्ट्रीय नहीं है। अभ्यास मैत्री की बात करें तो थाईलैंड में आयोजित होने वाला भारत और थाईलैंड का युद्धाभ्यास है। होपेक्स का अभी हाल ही में 4था संस्करण आयोजित किया गया, इसका आयोजन मिस्र में किया गया और ये भारत और मिस्र का युद्ध अभ्यास है। रिम्पैक की बात करें तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया और ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास और जो भी युद्धाभ्यास है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने न्यायाधीशों, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की बात कर रहे हैं कि भीतर उपवर्गीकरण, यानी कि उपवर्गीकरण का मतलब सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, अभी जो फैसला सुनाया गया वो फैसला क्या है। देखिए फैसला ये है कि राज्य के पास अधिकार होगा कि वो एससी एसटी के एसटी में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, ध्यान से देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, एसटी एससी में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, उपवर्गीकरण कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है, राज्य के पास ये अधिकार है। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आपने इसके कुछ दिन पहले पढ़ा होगा ना कि ओबीसी के अंदर भी उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस रोहिणी आयोग का नाम आपने सुना होगा, जिसके अंदर ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर यानी जिसके पास मतलब ज़्यादा पैसा है ना, जो सक्षम है उनको कम आरक्षण का लाभ, जिस कम सक्षम है उनको ज़्यादा। तो ऐसे ही एसटी एससी के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अभी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके अंदर राज्य के पास ये अधिकार होगा कि जो ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजातियां हैं या जातियां हैं उसको वो ज़्यादा अधिकार दे और जो कम है उसको वो कम अधिकार दे, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सबको बराबर रूप से, मतलब सभी अगर एसटी एससी है तो सबको बराबर रूप से आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि एसटी एससी में भी जो ज़्यादा पिछड़ापन है उसको आरक्षण ज़्यादा मिलेगा। और ये जो फैसला सुनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ये कितने न्यायाधीश की पीठ ने, तो 7 न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया था। 6:1 आपको ध्यान रखना है। 6 तो पक्ष में आया हुआ था, है ना, और 1 जो फैसला है वो विपक्ष में पड़ा था इस फैसले के विरुद्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में 2004 का एक केस था जिसे ईवी चिनैया केस कहा जाता है। ईवी चिनैया केस की बात करें यहाँ पर तो 2004 में जो फैसला सुनाया गया था एसटी एससी को लेकर के, वो फैसला पलट दिया गया है ना, आरक्षण पर। और वो केस कौन सा था? ईवी चिनैया केस था। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004। इस केस को का जो फैसला था इसको रद्द कर दिया गया है और नया फैसला यही जारी किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अश्विनी पोनप्पा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आप देख रहे हैं अश्विनी पोनप्पा को। अश्विनी पोनप्पा को ध्यान से देखिएगा, दरअसल ये एक लड़की हैं, है ना, महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पुरुष बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इमेज लगा हुआ है तो इमेज देख करके आप पहचान जाएंगे, लेकिन एग्जाम में इमेज नहीं होगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि अश्विनी पोनप्पा के बारे में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर बात करें तो हाल ही में कुछ संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की बात करते हैं। भारतीय टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना का नाम आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। वहीं पे पीआर श्रीजेश की बात कर लेते हैं, ये हॉकी के प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। वहीं पे बात करें थॉमस मुलर की, ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। जॉन सीना, जो WWE एक खेल होता है उसके अंदर संन्यास की घोषणा की। ओलिवियर गिरोड की बात करें तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, ये भी फ्रांस के फुटबॉलर थे। चलिए, इतना सब कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको ध्यान रखना है।
कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है ना। एक बच्चे ने ही सिर्फ आंसर दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। चीज़ें आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको लिखने के लिए चीज़ें दिमाग में सोचनी पड़ती है, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि आप लोगों में से कितने एक्टिवेट कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पढ़ाई को लेकर के फ़िक्रमंद हैं। आज टुडे क्विज़ के अंदर आपके पास फिर एक क्विज़ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको ध्यान रखना है, इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज जो वीडियो का टारगेट रखा गया है वो मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बात करें तो 46वें सत्र में दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को सूची में शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।